हेलो नमस्कार। मजेदार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और यहां मैं आपको साहित्य के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। आज के एपिसोड नंबर 69 यानी 69 में मैं त्रिभुवन के लिखे लंबे लेख जेन जी क्या पढ़ रही है का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ूंगा। इसका पहला भाग मैंने एपिसोड 67 यानी 67 में, दूसरा एपिसोड 68 यानी 68 और तीसरा ये अंतिम भाग। इस सुचिंतित और सुगठित लेख में, जो कि समालोचन ब्लॉग पर शाया है, त्रिभुवन ने यह मिथक तोड़ा है कि जेन जी यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच जन्मी है, कुछ पढ़ती नहीं। इस लेख में इस बात का तफसील से जिक्र है कि जेन जी क्या पढ़ रही है और कैसे पढ़ रही है। देश दुनिया में हो रहे बदलावों में जेन जी सबसे आगे खड़े दिखते हैं और ऐसे में ये लेख हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। त्रिभुवन जी राजस्थान में एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कवि और वक्ता हैं। उन्हें धन्यवाद कि उन्होंने ये बेहतरीन लेख इस पॉडकास्ट पर मुझे इस्तेमाल करने की अनुमति दी। आइए सुनते हैं ये लेख। आज की जेन जी खुद को किसी एक परिभाषा में बंद नहीं देखती। वे एक साथ कई सवालों, कई चाहतों और कई आशंकाओं के बीच जीती है और उसी बीच अपने लिए अर्थ खोजती है। धर्म और आस्था को लेकर उसका रुख साफ है। वह आध्यात्मिक हो सकती है पर अंधविश्वासी नहीं। पश्चिम में वह अधिक सेक्युलर या नथिंग इन पर्टिकुलर की ओर जाती दिखती है। भारत और एशिया में वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कीर्तन और सूफी परंपराओं में भी जाती है, लेकिन सवाल पूछते हुए। उसे उस हिपोक्रेसी से चिढ़ है जहां बराबरी सिखाने वाला धर्म नफरत या पैट्रियार्की का औजार बन जाए। उसकी नई स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजी एप्स, टैरो, मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स इज लिसनिंग जैसी चीजें भी शामिल हैं, क्योंकि वह ईश्वर से ज्यादा मीनिंग, जस्टिस और मेंटल शांति ढूंढ रही है। भविष्य उसके लिए सरल सपना नहीं बल्कि यूटोपिया और एंग्जाइटी का मिश्रण है। वह ऐसी दुनिया चाहती है जहां क्लाइमेट कोलैप्स, रैंडम वॉर्स, महंगी एजुकेशन और अनपेड इंटर्नशिप ना हो। सर्वे बताते हैं कि वही सबसे ज्यादा क्लाइमेट एंग्शियस और फ्यूचर एंग्शियस पीढ़ी है। उसे लगता है कि पिछली जनरेशन्स का मेस यानी गंदगी उसी को साफ करना है। उसकी कल्पना में ग्रीन सिटीज, फेयर जॉब्स, सभी जेंडर्स के लिए डिग्निटी, अफोर्डेबल थेरेपी और हेट पॉलिटिक्स का वॉल्यूम लो होना चाहिए। हालांकि भीतर कहीं यह डर भी है कि शायद वे अपने पेरेंट्स जितनी सिक्योर कभी नहीं हो पाएगी। और अगर नई किताबों को देखें या कहानियों को, तो भविष्य में वह मल्टी जनरेशनल लिविंग और पर्सनल बाउंड्रीज का संतुलन चाहती है। जैसे कहना हो, आप हमारे रूट हैं पर हमारी ब्रांचेस मत काटिए। लड़कों के भीतर आज भी भारी दबाव है। प्रोवाइडर, स्ट्रॉन्ग, इमोशनलेस और हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने का। अंदर इनसिक्योरिटी, बॉडी इमेज इश्यूज और परफॉर्मेंस एंजाइटी चलती रहती है। वे फेमिनिज्म का मैसेज सुनते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, पर कई बार महसूस करते हैं कि सिस्टम सबका है, ब्लेम सिर्फ हम पर क्यों। कुछ लड़के राइट विंग या हाइपर मैस्कुलिन इन्फ्लुएंसर्स की ओर खींचते हैं, जहां सिंपल आंसर्स और रियल मैन वाली पहचान मिलती है। वहीं बहुत से लड़के थेरेपी, वल्नरेबिलिटी, कंसेंट और जेंडर इक्वालिटी को गंभीरता से लेते हैं, पर सिंप या वीक या सॉफ्ट के टैग का डर बना रहता है। उनके भीतर एक युद्ध चलता है, ओल्ड मर्दानगी बनाम न्यू ह्यूमैनिटी। लड़कियों के लिए सिक्योरिटी, कंसेंट और फ्रीडम तीन बड़े कीवर्ड हैं, सड़क पर, सोशल मीडिया पर और बेडरूम में। बहुत सी लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इमोशनली सेल्फ ओन्ड होना चाहती हैं। शादी उनके लिए एंड गोल नहीं, एक ऑप्शन है। रिसर्च बताती है कि जेन जी की लड़कियां राजनीति में अधिक प्रोग्रेसिव
और सोशल जस्टिस ओरिएंटेड दिखती हैं। बॉडी इमेज और ब्यूटी फिल्टर कल्चर ने उन्हें चोट पहुंचाई है। इसलिए बॉडी पॉजिटिविटी, माई बॉडी माई रूल्स और सेफ स्पेसेस उनके लिए क्रूशियल है। भीतर की पंक्ति साफ है, केयर टेकर हो तो चॉइस से, कंपल्शन से नहीं। हिंदी की समकालीन चेतना में जो किताबें पसंद की जा रही हैं उनमें पात्रों का अध्ययन करने पर साफ पता चलता है कि इस मामले में हिंदी का संसार अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन विदेशी साहित्य में बहुत काम हो रहा है। भारत में प्रकृति और पर्यावरण संबंधी किताबें भी खूब बिकी हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ उनका रिश्ता प्रेम और विरोधाभास का है। क्लाइमेट एंजाइटी उनकी नसों में दौड़ती है। ग्लेशियर, कोरल, फॉरेस्ट और एयर सब खतरे में है। वे प्लांट पेरेंट्स बनते हैं, थ्रिफ्ट करते हैं, मेटल स्ट्रॉज लेते हैं, क्लाइमेट मार्च में जाते हैं। फिर भी चीप फ्लाइट्स, फास्ट फैशन और ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ पाना कठिन है। उनका सपना है विकास बिना विनाश के, गांव की हवा और शहर की सुविधा साथ साथ। और रोज का सवाल, क्लाइमेट पर पोस्ट करना काफी है या लाइफस्टाइल सच में बदलनी होगी? लिटरेचर में उनका व्यवहार तेज और बिखरा हुआ लगता है, पर भूख असली है। रील्स और मीम्स के बीच अटेंशन स्पैन छोटा हो सकता है, पर स्टोरीज की प्यास गहरी है। लॉन्ग नॉवेल्स कम सही, फैन फिक्शन, वेबटून्स, मांगा, इंस्टा पोएट्री और बुक टॉक रेक्स वे खूब कंज्यूम करते हैं। कैनन ऑथर्स से डर कम है। कॉलिन हूवर, मुराकामी, गीतांजलि श्री, फैंटेसी ट्रिलॉजीज और फनफिक ऑथर्स एक ही शेल्फ पर साथ रह सकते हैं। उन्हें वे किताबें खींचती हैं जो मेंटल हेल्थ, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी, कास्ट क्लास, डिस्टोपिया, रोमांस और रेजिस्टेंस को जोड़कर बात करें। उनके लिए साहित्य सिलेबस नहीं, सांत्वना और रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिटिक्स में वे एपॉलिटिकल दिख सकते हैं, पर असल में हाइपर पॉलिटिकल और हाइपर डिसइल्यूजन है। सिस्टम उन्हें रिग्ड लगता है। करप्शन, नेपोटिज्म, ओल्ड फेसेस और ओल्ड स्लोगन्स पर डीप डिस्ट्रस्ट की वजह से। वे इश्यू बेस्ड एक्टिविज्म के करीब हैं। क्लाइमेट, पीस, मेंटल हेल्थ, जेंडर जस्टिस, पैलेस्टाइन, रेशियल कास्ट इंजस्टिस, इंटरनेट फ्रीडम, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, कैंपस मार्च और ऑनलाइन पिटिशन सब मिलकर उनकी राजनीति बनती है। भीतर स्प्लिट भी है, कुछ बहुत प्रोग्रेसिव, कुछ कंजर्वेटिव पॉपुलिस्ट और एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एंटी हाइपोक्रेसी, एंटी बुलशिट। उनकी डिमांड सिंपल है, साफ भाषा, साफ काम और फ्यूचर जो सिर्फ स्पीचेस में ना रहे। नेशनलिज्म के बारे में वे झंडा फहराने से नहीं डरते, पर ब्रेन वॉशिंग से डरते हैं। देश से प्यार, भाषा, खाना, म्यूजिक, लोकल कल्चर, स्पोर्ट्स, वो जेन्युइन प्राइड है। पर वह नेशनलिज्म उन्हें अनकंफर्टेबल करता है जो सवाल पूछने पर गद्दार ठहरा दे या दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को ऊंचा माने। वे ज्यादा प्लैनेट फर्स्ट और पीपल फर्स्ट है, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सामने सिर्फ मेरा देश सबसे बड़ा काफी नहीं है। उनका वर्जन सीधा है, हम अपने देश से प्यार करते हैं पर उसके लिए दिमाग ऑफ नहीं करते। भारतीय जेन जी का आकर्षण फ्रेंच के लिए भी है। फ्रेंच साहित्य अक्सर विदेशी नहीं, एक अलग तरह की आत्मभाषा है। कभी इंस्टा रील्स के कोट्स से, कभी किसी मित्र के रिकमेंडेशन से और कभी अकेलेपन के बीच अचानक खुली किसी किताब से। वे वहां फ्रेंच खोजने नहीं जाते, वे वहां अपने ही सवालों का दूसरा उच्चारण खोजते हैं। फ्रेंच साहित्य की धारा एक अजीब सुंदर विरोधाभास में बहती है, जहां एक ओर मासूमियत के भीतर छिपा दर्शन है और दूसरी ओर जीवन को हल्का करने की ईमानदार चाह। इसी धारा का सबसे चमकीला, सबसे सार्वभौमिक चेहरा है आंतवान द सेंट एग्जोपरी का ले पेटी प्रिंस, यानी द लिटिल प्रिंस। एक ऐसी किताब जो बच्चों की आंखों से पढ़ी जाती है पर बड़ों के हृदय में खुलती है। लगभग 200 मिलियन प्रतियों और 600 से अधिक भाषाओं व बोलियों में अनुवाद के साथ यह केवल फ्रेंच साहित्य की नहीं, दुनिया की साझा स्मृति की किताब बन चुकी है। यह एक दार्शनिक फेबल है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे जरूरी चीजें आंखों से नहीं दिखती,
और शायद इसी वजह से यह हर पीढ़ी में नई लगती है। आज का फ्रेंच पाठक इसी परंपरा से निकलकर दो समानांतर रास्तों पर चलता दिखाई देता है। एक ओर हैं वे उपन्यास जो जीवन को जरा सा थामकर उसे फिर से जीने की प्रेरणा देते हैं। राफाएल जियोर्दानी की योर सेकेंड लाइफ बिगिंस व्हेन यू रियलाइज यू ओनली हैव वन जैसी किताबें जो फिक्शन और पर्सनल डेवलपमेंट के बीच पुल बनाती हैं। ये किताबें भारी नहीं होती पर हल्की भी नहीं। वे पाठक से कहती हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, समझ के एक छोटे से मोड़ की जरूरत होती है। उसी पंक्ति में आना ग्वाल्दा की टुगेदर दैट्स ऑल और साथ होने की उस साधारण पर दुर्लभ खुशी को पकड़ती है जिसे आधुनिक जीवन अक्सर भुला देता है। और इसी के साथ फ्रेंच साहित्य का दूसरा चेहरा और भी तीखा और भी निरावरण है। आनी एर्नो की आत्म तत्व को उधेड़ने वाली ऑटो फिक्शन, लैला स्लेमानी की जेंडर और सत्ता की बेचैनी और एडवार्ड लुई की वर्ग और प्रवास से उपजी कड़वी सच्चाइयां। ये किताबें पाठक को दिलासा नहीं देती, आईना थमा देती हैं, इतनी साफ सतह वाला कि उससे नजर चुराना मुश्किल हो जाता है। यही फ्रेंच पढ़ने की खासियत है। यहाँ एक ही समय में दर्शन और सुकून, चोट और मरहम, आत्मसुधार और आत्मस्वीकृति सब साथ चलते हैं। एक और लेपति प्रॉन्स की कोमल फुसफुसाहट है, दूसरी ओर समकालीन लेखकों की बेधड़क असहज आवाज। और शायद इसी संतुलन में फ्रेंच साहित्य आज भी दुनिया को आकर्षित करता है, न बहुत भारी होकर न बहुत हल्का बनकर, मनुष्य की पूरी जटिलता और संश्लिष्टता के साथ। जापानी साहित्य की किताबें भी पूरी गैलेक्सी की तरह फैलती हैं, जहाँ एक और हारुकी मुराकामी की अकेली संगीत सनी गलियां हैं और दूसरी ओर मंगा और लाइट नॉवेल्स का रंगीन, तीव्र और दृश्यात्मक ब्रह्मांड। हारुकी मुराकामी आज उस जापान का सबसे परिचित चेहरा है जिसे दुनिया पढ़ती है। 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित उनकी किताबें नॉर्वेजियन वुड, काफ्का ऑन द शोर, 1Q84 युवा पाठकों के लिए जापानी लिटरेचर में प्रवेश का लगभग स्वाभाविक द्वार बन चुकी हैं। इनमें अकेलापन किसी शोर की तरह नहीं, धीमी धुन की तरह बजता है। यथार्थ के भीतर से फिसलता हुआ सररियलिज्म, पॉप म्यूजिक, शहरी जीवन और स्मृति सब एक ही वाक्य में सांस लेते हैं। लेकिन जेन जी की असली धड़कन वहां तेज होती है जहां पन्ने चित्र बन जाते हैं। जापान में और पूरी दुनिया में मांगा आज भी मास रीडिंग का नाम है। वन पीस से लेकर डीमन स्लेयर, नारुतो, ड्रैगन बॉल, जुजुत्सु काइसेन, स्पाई एक्स फैमिली, ब्लू लॉक और माय हीरो अकादेमिया तक। अकेले वन पीस का 516 मिलियन से अधिक प्रतियों तक पहुंचना यह बताने के लिए काफी है कि कहानी अब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, देखी, सुनी और महसूस की जाती है। लाइट नॉवेल्स, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, री जीरो, दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम इसी प्रवाह को आगे बढ़ाती हैं। पहले एनीमे, फिर मांगा या लाइट नॉवेल। जापानी पढ़ने का यह क्रम बताता है कि आज की पढ़ाई आंख और मन दोनों से होती है। भारतीय जेनजी में मेमोइर्स ऑफ अ गीशा भी बहुत पॉपुलर है। यह आर्थर गोल्डन का है, जिसमें जापान की गीशा संस्कृति को एक स्त्री की आत्मकथात्मक आवाज में पिरोया गया है। सौंदर्य, अनुशासन, इच्छा और मौन की परतों के साथ इस अद्भुत कृति में गीशा की दुनिया केवल रेशम, संगीत और अनुष्ठानों की चमक नहीं है। उसके भीतर एक लंबी धीमी पीड़ा बहती है। यह पीड़ा उस देह की है जिसे कम उम्र में अनुशासन में बांध दिया गया है, उस इच्छा की है जिसे मुस्कान के पीछे छिपना पड़ा, और उस आत्मा की है जिसे हर दिन किसी और की नज़र से अपने मूल्य को समझना पड़ा। यहाँ उदासी शोर नहीं मचाती, वह कलाई की हल्की थरथराहट में, गर्दन के झुकाव में और रात के अंत में अकेले कमरे की खामोशी में टिकती है। दर्द छटपटाहट बनकर उभरता है, भागने की नहीं, अपने ही भीतर कहीं सुरक्षित होने की चाह में।
यही वह करुणा है जो इस कथा को सुंदर होने के साथ साथ असहनीय भी बनाती है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो कला बनकर जीती है और जीते जी अपने आप से बिछड़ती जाती है। कोरियन परिदृश्य में यह दृश्यात्मकता और भी स्पष्ट हो जाती है। वहां वेबटून्स ने स्क्रीन को ही किताब बना दिया है, वर्टिकल, फोन फ्रेंडली और सीधे जीवन की नसों पर उंगली रखने वाली। ट्रू ब्यूटी, स्वीट होम, ओमनिसिएंट रीडर, सोलो लेवलिंग, द रीमैरिड एम्प्रेस, ये सिर्फ कॉमिक्स नहीं, एक पूरी वेबटून ड्रामा पाइपलाइन है जहां पढ़ना और देखना एक दूसरे में घुल जाते हैं। और इसी के साथ कोरियन उपन्यासों की दूसरी धारा भी है। प्लीज लुक आफ्टर मॉम जैसी किताबें जो परिवार और प्रवास की चुप पीड़ा को सामने रखती हैं, और किम जोंग बॉर्न 1982 जिसने रोजमर्रा के सेक्सिज्म को वैश्विक फेमिनिस्ट बहस का केंद्र बना दिया। इन सब के बीच जब दुनिया को एक साथ एक ही निगाह से देखा जाता है तो पढ़ने की आदतों में कुछ गहरे साझा संकेत उभर आते हैं। जैसे अलग अलग भाषाओं में लिखी किताबें भी किसी अदृश्य धारा में एक दूसरे से जुड़ी हों। रोमांस और फैंटेसी, विशेषकर वह सैड गर्ल, हॉट गर्ल साहित्य बुकटॉक की तेज लहर पर सवार होकर भाषाओं की सीमाएं पार कर रहा है। ऐसा नहीं कि फिनलैंड, कोरिया या भारत के युवा अपनी भाषाएं भूल गए हों। वे उस भावनात्मक ताप की तलाश में हैं जो इस समय उन्हें सबसे तीव्रता से छू रहा है। इसलिए वे स्थानीय शेल्फ छोड़कर सीधे इंग्लिश संस्करण उठा लेते हैं, जैसे दर्द और प्रेम की भाषा पहले ही तय हो चुकी हो। उसी के समानांतर सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी की किताबें, सेपियंस, एटॉमिक हैबिट्स, 48 लॉज ऑफ पावर, हर भाषा में अनुदित होकर एक ही बेचैनी का जवाब बनती जा रही हैं। ये किताबें अलग अलग देशों में अलग नामों से पढ़ी जाती हैं, पर उनका आशय एक ही है, जीवन को समझने की जल्दी, अर्थ को पकड़ लेने की हड़बड़ी और भविष्य की अनिश्चितता से निपटने की किसी सरल विधि की चाह। और इसी समय मांगा, वेबटून और ग्राफिक नॉवल यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पढ़ना अब केवल भारी भरकम पाठ से गुजरने का नाम नहीं रहा। दृश्य, संवाद और गति भी अब उतने ही वैध रास्ते हैं जितना एक लंबा गाढ़ा अनुच्छेद। सबसे रोचक राजनीति अनुवाद की है। वह चुपचाप चलने वाली राजनीति जो भाषाओं के बीच पुल बनाती है। जैसे लेपैथी प्रॉन्स फ्रेंच से निकलकर दुनिया की साझा स्मृति बन गया, वैसे ही मुराकामी जापानी से, किम जोंग बॉर्न 1982 और प्लीज लुक आफ्टर मॉम कोरियन से, और टूम ऑफ सैंड हिंदी से बाहर निकलकर वैश्विक पाठकों के हाथों में पहुंची। ये किताबें अपने साथ केवल कथाएं नहीं ले गई, अपने समाजों की गंध, उनकी पीड़ाएं और उनके सवाल भी ले गई। इससे यह साफ हो जाता है कि आज दुनिया की पसंदीदा किताबें किसी एक भाषा की बपौती नहीं रही। वे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक हैं और अनुवाद के रास्तों पर भटकते हुए हर नई भाषा में अपनी एक नई जिंदगी खोज लेती हैं। हंगेरियन साहित्य को अगर इसी समय की वैश्विक अध्ययन के संदर्भ में देखें तो वह किसी अचानक उभरे ट्रेंड की तरह नहीं, एक धीमी, गहरी और असहज धारा की तरह सामने आता है। ऐसी धारा जिसे हर साल नोबेल की चर्चाओं में बार बार याद किया जाता है, मानो दुनिया खुद उससे पूछ रही हो कि अब सच को कहने की सबसे कठोर, साफगोई वाली और सबसे ईमानदार भाषा कौन सी है। हंगरी के लेखकों की दुनिया रोमांस या तसल्ली से शुरू नहीं होती, वह थकान, विघटन और नैतिक बेचैनी से खुलती है। लास्लो क्रास्नहॉर के जैसे लेखक अपने लंबे, सांस रोक देने वाले वाक्यों में सभ्यता के टूटने की आवाज लिखते हैं। उनकी किताबों में समय आगे नहीं बढ़ता, वह घूमता है, फंसता है और पाठक को भी अपने साथ उसी अंधेरे व्रत में खींच लेता है। यह वह साहित्य है जो पढ़ते समय सुख नहीं देता, पढ़ लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। यही कारण रहा है कि उन्हें इस साल साहित्य का नोबेल मिला और वे जेन जी के चहेते बन गए। इसी परंपरा में इम्रे केर्तेस का नाम आता है, जिन्होंने पहले ही यह दिखा दिया था कि हंगेरियन लेखक किस तरह इतिहास की सबसे अमानवीय त्रासदियों को बिना भावुकता, बिना शोर, लगभग ठंडी सटीकता के साथ दर्ज करता है। यहां पीड़ा किसी नारे की तरह नहीं आती, वह साधारण वाक्यों में,
रोजमर्रा की भाषा में, और इसी वजह से ज्यादा असहनीय बनकर सामने आती है। आज की वैश्विक जेन जी की रीडिंग लिस्ट के संदर्भ में हंगेरियन लेखक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे सरल समाधान नहीं देते। वे ना तो सेल्फ हेल्प हैं, न ही फील गुड। वे उस दुनिया के लेखक हैं जहां सिस्टम काम नहीं करता, ईश्वर चुप है और मनुष्य अपने नैतिक चुनावों के साथ अकेला छोड़ दिया गया है। यह वही बेचैनी है जिसे आज का युवा अलग संदर्भों में, अलग भाषाओं में, लेकिन लगभग उसी तीव्रता से महसूस करता है। अनुवाद के रास्ते हंगेरियन साहित्य अब सीमित भाषा का मामला नहीं रहा। वह अंग्रेजी, जर्मन और अन्य भाषाओं में पहुंचकर एक तरह का एंटी एस्केपिज्म बन गया है। ऐसी रीडिंग जो भागने का रास्ता नहीं देती, ठहरने को मजबूर करती है। और शायद यही वजह है कि जब नोबेल की बात होती है तो हंगरी बार बार याद आता है, क्योंकि यह साहित्य हमें याद दिलाता है कि दुनिया को समझने के लिए हमेशा आरामदायक कहानियों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे जरूरी किताबें वे होती हैं जो हमें असहज कर देती हैं, और उसी असहजता में मनुष्य होने की आखिरी ईमानदारी बची रहती है। लेकिन यह सुखद है कि नई पीढ़ी को यह असहजता भा रही है। दुनिया आज अलग अलग भाषाओं में पढ़ रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वैश्विक बुकशेल्फ पर कुछ साझा नसें साफ दिखाई देती हैं। भाषाएं बदलती हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, कोरियन, अरबी, पर पाठक का मन कई जगह एक ही धड़कन पर ठहर जाता है। कहीं गोदान और गुनाहों का देवता आज भी युवाओं के हाथों में है, तो उसी बैग में सेपियंस और 48 लॉज ऑफ पावर भी रखी जा रही हैं। प्रेमचंद और धर्मवीर भारती के साथ राहत इंदौरी, जॉन एलिया और इंस्टाग्राम रील से निकली मोटिवेशनल किताबें सब एक ही समय में पढ़ी जा रही हैं। पढ़ना अब किसी एक परंपरा का अनुशासन नहीं, कई स्रोतों से एक साथ अर्थ खींचने की कोशिश है। उर्दू की दुनिया में आज भी आग का दरिया, मंटो का पूरा साहित्य और उमराव जान अदा अपनी पूरी गरिमा के साथ मौजूद हैं। ऐसी किताबें जो इतिहास, नैतिकता और स्त्री अनुभव को समय से बाहर खड़ा कर देती हैं। इसी परंपरा में कई चांद थे सरे आसमां भी है, जो भाषा की नफासत और तहजीब की जटिलता को एक विस्तृत, लगभग शास्त्रीय विस्तार देता है। लेकिन इसी उर्दू संसार के भीतर एक दूसरा तेज और ज्यादा घूमता हुआ प्रवाह भी है। उमेरा अहमद की पीर कामिल और निमरा अहमद की नमल अब अलमारी में कम, मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा पाई जाती हैं। पीडीएफ फाइलों की तरह, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की तरह, देर रात पढ़ी जाने वाली गुप्त किताबों की तरह। यह वह उर्दू है जो आध्यात्म, रोमांस और नैतिक द्वंद्व को एक साथ परोसती है, और जिसे युवा पाठक अपने अकेलेपन में बिना किसी औपचारिक अनुमति के पढ़ते हैं। और इन दोनों धाराओं के बीच उर्दू शायरी अब भी सांस लेती है। फैज़ अहमद फैज़ की पंक्तियां आज भी प्रतिरोध और प्रेम दोनों की भाषा हैं, और परवीन शाकिर की नाजुक आत्मीय आवाज़ आज की स्त्री संवेदना को सीधे छूती है। उनकी शायरी इंस्टाग्राम कैप्शन में, स्टोरीज में और निजी डायरी के पन्नों पर लौट लौट आती है, जैसे उर्दू अब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जानी जाती है। यानी उर्दू साहित्य आज एक साथ कई समयों में जी रहा है। क्लासिक उपन्यासों की गहराई में, समकालीन लोकप्रिय फिक्शन की तेज रफ्तार में, और शायरी की उस धीमी आंच में जो हर पीढ़ी को फिर से अपना बना लेती है। बांग्ला में पाथेर पांचाली, देवदास और टैगोर के साथ ब्योमकेश और फेलुदा भी चलते रहते हैं, और वहीं युवा पाठक इंग्लिश बुक टॉक की किताबें मूल भाषा में पढ़ने से नहीं हिचकते। क्लासिक और समकालीन, स्थानीय और वैश्विक, ये अब अलग अलग खाने नहीं रहे। स्पेनिश में डॉन क्विहोटे और सीएन ऑनियोस दे सोलेदाद के साथ नए अपराध उपन्यास और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर हैं। पुर्तगाली में द अल्केमिस्ट आज भी एक वैश्विक आध्यात्मिक रूपक की तरह पढ़ा जाता है, और ब्राजील में आना मारिया गोंजाल्वेस इतिहास को नए नैतिक कोण से देखती हैं। जर्मन साहित्य में थॉमस मान और गुंटर ग्रास के साथ स्टीफन किंग जैसे अनुदित लेखक बराबरी से बिकते हैं। रूसी में तोल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की आज भी केंद्रीय हैं, लेकिन मेट्रो 2033 जैसी डिस्टोपियन दुनिया नए पाठकों को खींचती है। तुर्की में औरहान पामुक और एलिफ शाफक ने
शहर, इतिहास और प्रेम को वैश्विक संवाद का हिस्सा बना दिया है। अरबी में नगीब महफूज और तैयब सालेह की परंपरा अब भी जिंदा है, लेकिन द याकूबियन बिल्डिंग और फ्रैंकनस्टाइन इन बगदाद जैसे उपन्यास आज की राजनीति और भय को सीधे छूते हैं। फारसी में शाहनामा, द ब्लाइंड आउल और परसेपोलिस, 3 अलग युग, 3 अलग स्वर एक साथ पढ़े जा रहे हैं। चीनी में क्लासिक 4 महान उपन्यास अपनी जगह हैं, लेकिन ऑनलाइन वेब नॉवेल्स ने पढ़ने की परिभाषा ही बदल दी है। अफ्रीका में थिंग्स फॉल अपार्ट अब भी प्रवेश द्वार है, लेकिन आज अदीची, अब्दुल रज़ाक गुरनाह और त्सित्सी दांग्रेब्गा जैसे लेखक प्रवास, जलवायु, तानाशाही और पहचान की नई कहानियां लिख रहे हैं। लागोस में 431 घंटे का रीड अलाउड मैराथन इस बात का संकेत है कि पढ़ना अब भी सामूहिक उत्सव बन सकता है। इस पूरी तस्वीर को अगर एक सांस में बिना ठहराव के उस बेचैन धैर्य के साथ देखा जाए जिसमें वाक्य चलते जाते हैं और अर्थ पीछे पीछे घिसटता आता है, तो धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि दुनिया अब पढ़ने के पुराने खांचों में लौट नहीं सकती, क्योंकि वह न तो कठिन के नाम पर खुद को दंडित करना चाहती है और न सरल के बहाने खुद से झूठ बोलना। वह ऐसी किताबों की ओर झुक गई है जो उसे उसी अवस्था में पकड़ सकें जिसमें वह पहले से मौजूद है, थकी हुई, संदिग्ध, अधूरी और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जागृत। आज का पाठक, जिसे हम सुविधा से जेन-ज़ी कहते हैं, कहानी इसलिए नहीं चाहता कि वह किसी दूसरी दुनिया में भाग जाए, इसलिए कि इस दुनिया में टिके रहने का कोई अस्थायी ढांचा मिल सके। वह किताब से सहारा मांगता है, समाधान नहीं, और अर्थ की तलाश करता है, सिद्धांत की नहीं। ऐसा अर्थ जो अलग अलग भाषाओं, भूगोलों और इतिहासों से गुजर कर भी उसी अकेलेपन को पहचान ले जो रात के किसी 1 बजे किसी एक कमरे में किसी एक स्क्रीन के सामने बैठा पाठक महसूस कर रहा होता है। इसीलिए आज एक ही मनस्थिति में अलग अलग समय और भाषाएं एक दूसरे से टकराती हैं और टकराकर टूटती नहीं, एक अजीब असहज संगति बना लेती हैं। किताबें अब राष्ट्रों की सीमाओं से नहीं चलती, नहीं पुरस्कारों या पाठ्यक्रमों की अनुमति से। वे उस बेचैनी के संकेतों पर चलती हैं जो पाठक के भीतर पहले से मौजूद होती है। अनुवाद अब केवल भाषा बदलने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, वह एक जोखिम है, एक लंबी छलांग जिसमें कोई कथा यह नहीं जानती कि दूसरी भाषा में वह बचेगी भी या नहीं, और फिर भी वह छलांग लगाती है क्योंकि न लगाना उससे बड़ा नुकसान होता। और इस पूरी आवाजाही में पढ़ना किसी क्रमिक प्रगति का नाम नहीं, बल्कि एक तरह का चक्कर बन जाता है, उसी प्रश्न के चारों ओर जो हर किताब अलग शब्दों में पूछती है और कभी पूरा नहीं करती। यहीं अंत में यह एहसास एक विकल बेचैन स्वीकृति की तरह आता है कि जेन-ज़ी किताबें इसलिए नहीं पढ़ रही कि दुनिया को समझ ले, क्योंकि दुनिया शायद समझी ही नहीं जा सकती। इसलिए पढ़ रही है कि इस दुनिया के भीतर रहते हुए वे अपने भीतर के विघटन को पूरी तरह बिखरने से रोक सके। और कोई आखिरी असुविधाजनक, लगभग असहनीय सच है तो शायद वही है कि आज पढ़ना ज्ञान का नहीं, बचे रहने का सबसे शांत, सबसे लंबा और सबसे जिद्दी तरीका बन चुका है। इस पीढ़ी की कोशिश है कि वह आज की आबो हवा में नश्तर लगाए बिना अपनी सुनहरी शामों को सुबह के एक दरिया में बदलकर जीवन का कोई अनूठा अद्यतन राग बना ले। पढ़ पढ़कर अपने भीतर कुछ गढ़ चुकी इस पीढ़ी ने वर्जित को भी अर्जित किया है। मुखर प्रेम में पगी इस पीढ़ी का हृदय इतना जगा हुआ है कि यह रात के पात जलाकर नया प्रभात समय के रथ पर रखकर जैसे अपनी मुक्ति के द्वार खोल चुकी है। इस पीढ़ी के लिए किताब की एक आप भी है और उल्लसित उम्मीदों का आबशार भी। लीजिए, ये लेख यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले इस लेख के अंत में त्रिभुवन जी का जो परिचय यहाँ दिया है, मैं वो भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि जिससे जो चीज़ें मैं शुरुआत में शायद ना कह पाया हूँ वह भी इसमें कही जा सकें। यहाँ लिखते हैं,
भारत पाक सीमा के एक गांव में जन्मे त्रिभुवन जयपुर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। वे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर रह चुके हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ इस तरह आना, शूद्र एक लंबी कविता और राष्ट्रवाद के नव परिप्रेक्ष्य। त्रिभुवन अपने सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण, संयमित भाषा और गहन पठनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जयपुर में रहते हैं। इनका ईमेल संपर्क है thetribhuvan@gmail.com। तो लीजिए, ये एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले किसी रोचक एपिसोड में एक बार फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।